are going to start our today's topic, Newton's law of motion. So first of all, before begin, we should know that what is force. What is force? Pull of an object which can change shape, its size and direction, or acceleration of the body is a force. So we will directly go to Newton's law of motion. Newton's law of motion. So its first law is its first law we can say it as inertia. So its definition is the tendency of object to remain in state or rest to keep moving uniformly is called inertia. So its example is such as if it is an object, if it is still, then it will be still unless and until the external force is applied on the object. Otherwise it will be remain constant. और हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर एक कार है जो कि ये एक कार है जो कि v एक्सेलरेशन से आगे जा रही है, तो ये कार v एक्सेलरेशन से ही जाएगी जब तक कि उस पे बाहर का फोर्स अप्लाई नहीं होता है, तब तक वो वही फोर्स में जाएगी. तो अब हम सेकेंड लॉ की ओर जाते हैं. सेकेंड लॉ. So its second law is rate of change of momentum. Rate of change of momentum in respect to time. So we can write it as, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, या हमें ये पता है कि ये F इज इक्वल टू ma होता है. अब हमें ये थर्ड लॉ तो पता ही होगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ. Its third law is every action has equal and opposite reaction. सो इसके बहुत इजी से एग्जांपल्स होते हैं. हम एकदम इजी एग्जांपल लेंगे, जैसे कि ये एक ब्लॉक है. अगर ये ऐसे ग्राउंड पे अगर है तो वो नीचे की तरफ mg देगा, पर नीचे से भी वो ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन देता है. और एक अगर एग्जांपल लेंगे तो जैसे कि एक कार मूव कर रही है, जैसे कि एक कार मूव कर रही है, तो अगर ये कहीं पे अगर ऐसे मतलब अगर एक्सीडेंट अगर हुआ तो अंदर का जो ये जो ड्राइवर होता है या कोई भी अगर लोग अंदर बैठे तो उन्हें एक शॉक लगता है. मतलब ये आगे की तरफ मूव होते हैं क्योंकि वो एक उन पे एक फोर्स अप्लाई होता है. तो अब हम बढ़ेंगे फ्री बॉडी डायग्राम की तरफ, जाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम की ओर. फ्री बॉडी डायग्राम. सो फ्री बॉडी डायग्राम में कुछ मतलब फ्री बॉडी डायग्राम मतलब ये होती है कि हम कैसे फाइंड करेंगे कि कौन सा ब्लॉक कौन से वेलोसिटी से जा रहा है, कौन से एक्सेलरेशन से जा रहा है, एक्सेट्रा. वो हम आगे बढ़ेंगे. पहले हम ये जान लेते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन या फिर नॉर्मल फोर्स क्या होता है. कि नॉर्मल रिएक्शन या नॉर्मल फोर्स जो होता है वो कौन से भी ऑब्जेक्ट के सरफेस के परपेंडिकुलर में होता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ इट इज ब्लॉक, ये अगर ऐसे ग्राउंड पे गिरा है, ये नीचे की तरफ जाएगा mg, पर ये ऊपर की तरफ भी जाएगा n, मतलब नॉर्मल. अब अगर ये हम इंक्लाइन प्लेन पे देखें, तो अगर ये इंक्लाइन प्लेन है, अगर ये ब्लॉक है, तो ये नीचे की तरफ जाएगा mg, पर ये जो सरफेस है इसका इंक्लाइन है, तो ये साइड को जाएगा नॉर्मल. सो हम अब देखेंगे टेंशन. टेंशन क्या होता है? टेंशन एक पुलिंग फोर्स होता है. जैसे कि ये एक स्ट्रिंग है और ये एक मास है, तो ये जो होता है ये टेंशन होता है, इसको हम बोलते हैं टेंशन फोर्स. तो हम अब देखेंगे ग्रेविटी. ग्रेविटी क्या होता है? ग्रेविटी अपने अर्थ के सेंटर की तरफ अपने ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है. जैसे कि ये एक ब्लॉक है, दिस इज इंक्लाइन प्लेन एंड दिस इज ब्लॉक. ये नीचे की तरफ जाएगा mg और ऊपर की तरफ देगा न्यूटन.
ए नॉर्मल, ये जो नीचे की तरफ जाएगा वो एम जी क्यों जाएगा, क्योंकि ये जो होता है ये इसका भी कोई मास होता है, वो मास और ये ग्रेविटेशन ये दोनों एक साथ नीचे जाते, ये फोर्स नीचे देते। अभी हम देखेंगे स्ट्रिंग। अभी स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रिंग एक्ट अपोजिट टू द ट्रांजेक्शन। जैसे कि ये एक स्ट्रिंग है, ये एक हमारा ब्लॉक है एम, और ये दूसरी स्ट्रिंग से अटैच है, तो ये टेंशन आएगा T1, और ये जो है ये कॉस में जाएगा टेंशन T2, ये कुछ थीटा में जाएगा, और ये नीचे की तरफ आएगा mg। तो अब हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। पहले हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। सो उसका हम फर्स्ट लॉ देखेंगे। फर्स्ट लॉ हम एक एग्जांपल देखेंगे। ये एक स्ट्रिंग है, ये एक ब्लॉक उसको अटैच है 2 kg का। ये एक सेकेंड ब्लॉक है जो कि है 5 kg का। ये आएगा टेंशन T1 और ये आएगा टेंशन T2। तो हम इसकी सबसे पहले हम T1 निकालेंगे और हम 5 kg का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। वो कैसे करेंगे ये हमें पता है, हमने ये सीख लिया है। तो हम सब देखेंगे कैसे ड्रॉ करते हैं। ये आएगा हमारा ब्लॉक 5 kg, ये ऊपर की तरफ आएगा इसका ये T1, नीचे की तरफ ये देगा mg फोर्स जो कि होगा 5g। तो हमारा टेंशन T1 आएगा 5g। तो हम इसको ये ग्रेविटी को हम न्यूटन में भी लिख सकते हैं। वो कैसे लिखेंगे, T1 इज इक्वल टू 5 × 10। ये 10 जो है ये इसकी वैल्यू है ग्रेविटी की, हम इसको 10 लेते हैं तो हम इसको लेंगे 50 न्यूटन। T1 विल बी 50 न्यूटन। तो अब हमने इसका T1 का तो निकाल लिया, अब हम T2 का निकालेंगे। T2 का कैसे निकालेंगे, उसमें बस थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज करेंगे। ये आएगा 2 kg, ये नीचे की तरफ जाएगा mg, और ये जो T1 का जो है ये भी इस पे अप्लाई हो रहा है तो वो भी आएगा नीचे की तरफ T1, और ऊपर की तरफ जो जाएगा वो T2। अब इसको हम लिखेंगे T2 विल बी T1 प्लस 2g। इसको हम लिखेंगे T2 विल बी, ये T1 हमने निकाल लिया था 50 न्यूटन। ये 2g भी, ये 2g को भी हम अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 20 न्यूटन। देन T2 विल बी 70 न्यूटन। सो अब हम जाएंगे सेकेंड लॉ की ओर। न्यूटन्स सेकेंड लॉ एप्लीकेशन। हमें ये फॉर्मूला तो पता है, F इज इक्वल टू ma। हमें अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि फाइंड इट्स नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन बोथ ब्लॉक एंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स, तो हम ये क्वेश्चन को लिख लेंगे। फाइंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन both block and acceleration of both block। तो हम पहले इसकी डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे, एंड दिस वन इज M2। तो पहले हम इसको हम दो वे से निकाल सकते हैं, एक अभी जो मैं ड्रॉ या अभी जो मैं सॉल्व करूंगा, और दूसरा जो होता है वो हम इसको डायरेक्टली एक इसमें ले लेते, मतलब हम इसको एक सिस्टम मान लेते। पर हम पहले इसको डायरेक्ट अलग अलग इसको फ्री बॉडी डायग्राम करके सॉल्व करेंगे। इसकी पहले फ्री बॉडी डायग्राम लेंगे हम। ये नीचे की तरफ देगा M1g, इधर देगा है n डैश, ऊपर की तरफ जो देगा वो देगा नॉर्मल, और इधर ये जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, ये फोर्स जो अप्लाई हो रहा है इधर की तरफ वो आएगा इधर F। तो अब हम ये देखेंगे M विल बी M1g, ये जो फोर्स अप्लाई हो रहा है हम इसे ये
बोल सकते हैं कि n डैश विल बी m1a। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। सो अब हम ये m2 का लेंगे, m2 का लेंगे इसकी फ्री बॉडी डायग्राम। ये नीचे की तरफ जाएगा m2g, ये तरफ जाएगा वो n डैश और ऊपर जाएगा वो n। सो इट विल बी m2g, n dash will be, and it will be m2g। ये हमारा आ जाएगा। तो हम इन दोनों इक्वेशन को अगर एक साथ रखेंगे तो ये आएगा हमारा n dash is equal to m1a, n dash is equal to m2a। तो ये दोनों कट होंगे तो ये आएगा इधर, फोर्स विल बी m1, we can say it as directly say it as m1 plus m2। हमने अब इसका एक्सेलरेशन तो निकाल लिया है, अब हम इसका नॉर्मल फाइंड करेंगे। ये आएगा हमारा m2a, नॉर्मल विल बी m2, इधर आएगा f, m1 प्लस m2, ये होल में एक्सेलरेशन। सो नॉर्मल विल बी m स्क्वायर बाय m1 प्लस m2। अगर इसको अगर सिस्टम में अगर पकड़ेंगे तो ये बहुत इजीली सॉल्व होगा। जैसे कि अगर हम इसको अगर एक ही सिस्टम में अगर पकड़े तो ये हम इसकी पहले पूरी सिस्टम की फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये आएगा m1, इधर की तरफ आएगा m2 और ये इधर देगा ये जो फोर्स। तो अब हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं कि F अगर ये तरफ देता है तो हम इसको लिख सकते हैं m1 प्लस m2, देन एक्सेलरेशन विल बी F बाय m1 प्लस m2। तो अब हम देखेंगे पुली सिस्टम। सपोज अभी पुली क्या होती है, पुली एक व्हील होता है जिसको स्ट्रिंग या फिर रोप ऐसे अटैच किया होता है। तो हम ये अभी तो हम स्ट्रिंग का ही देखेंगे। ये आएगा हमारा V1 और ये आएगा हमारा V2। अगर हमें VC अगर फाइंड करना होगा तो उसका एक फॉर्मूला होता है, वो ये होता है कि VC विल बी V1 प्लस V2 बाय 2। अभी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। Such as it is 4 and it is 6, so we have to find VC, then it will be VC will be 4 plus 6 by 2, as per it is VC will be 5. So now we will see about moving pulley. So अब हम मूविंग पुली के बारे में देखेंगे कि suppose a pulley is attached with 2 blocks, अगर V2 को ऊपर अगर हम ये V1 को इधर अगर V से अगर पुल करे तो ये भी ऊपर की तरफ V से ही जाएगा। अगर हम इसको नीचे अगर हम इसको नीचे V से अगर खींचेंगे तो ये भी इधर V से ही जाएगा। इसको ही हम बोलते हैं कि अगर इसको कैसे भी खींचेंगे तो ये उतना ही आएगा। अगर हम इसे अगर V3 से भी खींचेंगे तो ये भी V3 से ही आएगा। अभी हम देखेंगे कंस्ट्रेंट मोशन। हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे। ये आ गया हमारा ब्लॉक V2 और ये आ गया हमारा V1। अगर हमने
अगर इसको नीचे V1 से अगर हमने इसको V से खींचा तो ये ऊपर V से ही रिलीज होगा। अभी हम इसको इंक्लाइन प्लेन में देखेंगे, और अगर पुली अगर अटैच होंगी तो कैसे होगा हम वो देखेंगे। सपोज इट इज अ ब्लॉक ए, अगर स्ट्रिंग अटैच है, और अगर हम इधर एक ब्लॉक ऐड कर ले, और अगर हम इसको ए से अगर ऊपर रिलीज करें तो ये इधर 2A आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये जो स्ट्रिंग है ये अटैच है, ये मूव नहीं करेगी, ये स्ट्रिंग मूव करेगी, क्योंकि ये अटैच इसलिए मूव नहीं करेंगे। अब हम हेवी रोड का एक एग्जांपल देखेंगे। सपोज दिस इज M, दिस इज A, दिस मिडल वन इज B, एंड दिस इज C। तो अब हम देखेंगे कि हर एक इसमें टेंशन अलग अलग रहेगा। वो कैसे रहेगा वो मैं अभी बताऊंगा। सपोज ये साथ में, तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, TA इज इक्वल टू mg। अभी ये मिडल में, तो इस पे थोड़ा फोर्स ऐड होगा, तो ये आएगा हमारा M विल बी M/2g। और ये सबसे ऊपर वाला ये आएगा PC विल बी M plus mg। So we can tell it as VC is greater than TB and TB is greater than TA। So अब हम देखने वाले लैमिस थ्योरम। हम अब इसमें देखेंगे कि ये इक्विलिब्रियम में कैसे काम करता है। सब ऑब्जेक्ट इज पुल इन थ्री डिफरेंट डायरेक्शन इन लैमिस थ्योरम। सपोज ये हमारा F1, ये हमारा F3, और ये हमारा F2, ये A, ये आएगा हमारा C, और ये B। तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं अपोजिट में, F1 बाय साइन अल्फा, F1 बाय साइन A is equal to F2 बाय साइन B एंड F3 बाय साइन C। अब हम इसको एक एग्जांपल लेके समझेंगे। 3 न्यूटन, this is 3 न्यूटन and this is 3 न्यूटन। 60 डिग्री, this is 60 डिग्री and this is 60 डिग्री। हमने अब इनको डिग्री में ले लिया है। अब हम देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। ये तरफ आएगा इसका 3 बाय साइन 60 एंड 3 बाय साइन 60। ये अपोजिट साइड में रिएक्ट करता है। अब हम देखने वाले हैं मास वर्सेस वेट। अभी पहले हम ये देखेंगे कि मैटर क्या होता है। मैटर इज नाइदर देन समथिंग कंटेन इन बॉडी, और मास विच इज ऑल्सो, मतलब मास को हम कैसे बोलेंगे कि हमारे बॉडी में जो भी होता है वो मास होता है। और वेट अलग होता है। वेट कैसे होता है? वेट इज अ फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट, और अर्थ इज अट्रैक्ट बाय वेट। अभी हम वो देखेंगे, उसका एक एग्जांपल देखेंगे। सपोज हम एक लिफ्ट का एग्जांपल देखेंगे। अगर ये एक लिफ्ट है, जब ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगी ए एक्सेलरेशन से, ये नीचे देगा mg और ऊपर देगा नॉर्मल। अभी जब ये लिफ्ट ऊपर जाएगी, अंदर के जो पर्सन है उसको थोड़ा हेवी फील होगा। वो क्यों होगा? क्योंकि वो ऊपर की तरफ भी एक्सेलरेशन जाएगा, ऊपर ये नॉर्मल भी देगा, और नीचे आएगा ये mg से। वो कैसे? ma विल बी माइनस mg, n विल बी m a प्लस g। ये कब होगा? ये जब लिफ्ट अपवर्ड की तरफ जाएगी।
अब हम ये देखेंगे कि लिफ्ट जब डाउनवर्ड की तरफ जाएगी वो कैसे होगी। सपोज दिस इज अ लिफ्ट, ये जब नीचे की तरफ जाएगी वो हमारी नीचे देगी mg, और हम उसको ऐसे लिख सकते हैं ma विल बी mg माइनस न्यूटन नॉर्मल। गोइंग टू स्टार्ट नाउ स्प्रिंग फोर्स। अब ये स्प्रिंग क्या होती है, स्प्रिंग पुलिंग एंड पुशिंग फोर्स इज नोन एज स्प्रिंग। ये ऐसे कंप्रेस भी होती है और ये एलोंगेट भी होती है, इसे हम स्प्रिंग कहते हैं। हम इसको ऐसे लिखते हैं एफ एस इज के डेल्टा एक्स। अभी ये निगेटिव क्यों है, जब ये क्योंकि ये अपोजिट में काम करती है तब ये निगेटिव होती है। अभी हम इसका एक एग्जांपल देखेंगे, और ये एक्स होता है वो एलोंगेशन होता है, और ये जो होता है ये के ये उसकी प्रॉपर्टी होती है कि उसकी साइज कितनी बढ़ रही है या कम हो रही है। अभी हम इसका एक एग्जांपल देख लेंगे। जैसे कि हम स्प्रिंग को देते हैं 2 न्यूटन पर मीटर, हम इसको एलोंगेट करते हैं एम, इट विल बी 10 न्यूटन। अब स्प्रिंग दो इसमें होती है, एक होती है पैरेलल और एक होती है मतलब ज्वाइंट में होती है, वो सीरीज में होती है। अब पैरेलल कैसे होती है, सपोज दिस इज अ स्ट्रिंग, अब ये पैरेलल में, तो पैरेलल में जब होती है तो इसका ये के इक्वेशन आता है k1 प्लस k2, और ये जब सीरीज में होती है तब ये आता है 1 by k equation will be 1 by k1 plus 1 by k2। अब टू स्टार्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सो उसमें दो रेफरेंस होते हैं, वो होता है इनर्शियल रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम, inertial frame। in inertial frame body doesn't move और यूनिफॉर्म नॉन एक्सेलरेशन मोशन, मतलब अगर बॉडी स्टिल है तो वो स्टिल ही रहना पसंद करेगी, और अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहती। और नॉन इनर्शियल जो होता है, नॉन इनर्शियल में ऐसा होता है कि वो एक्सेलरेशन मोशन में काम करता है, और हम उसको सुधारने के लिए स्यूडो फोर्स अप्लाई करते हैं। हम इसको ऐसे देखेंगे, नॉन इनर्शियल फोर्स प्लस स्यूडो फोर्स इस इनर्शियल फोर्स। इसका मतलब ये होता है कि जब हम नॉन इनर्शियल फोर्स में जब स्यूडो फोर्स ऐड करते हैं तब हमें जाके इनर्शियल फ्रेम